10th क्लास के लिए आज सामाजिक विज्ञान इतिहास में लास्ट वाला चैप्टर है कि मुद्रण संस्कृति आधुनिक दुनिया। तो इसका फर्स्ट भाग हम कर चुके हैं, तो आज हम सेकंड भाग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि इससे पीछे वाली वीडियो जो की थी उसका बचा हुआ भाग है और इम्पोर्टेंट जो पार्ट होंगे इस चैप्टर के, तो ये इतिहास का अंतिम चैप्टर है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्वास। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं कवर करने जा रही हूँ। कुछ आपको रिवीजन होंगे, कुछ नेक्स्ट बचे हुए चैप्टर को मैं क्या करूँगी, कंप्लीट करूँगी। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पांडुलिपि वर्णन और उसके नुकसान और उसके कठिनाइयाँ क्या क्या हैं, इससे हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, भारत के अंदर प्राचीन समय में संस्कृति अरबी फारसी इन विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को क्या किया जाता था, हाथ से लिखा जाता था। इस हस्तलिखित को क्या कहा जाता था, पांडुलिपियाँ कहा जाता था। और ये पुरानी भी है और इसमें बहुत ज़्यादा भव्य समृद्ध परंपरा थी हमारी पांडुलिपियों की। और पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। कई बार क्या होता था, पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से भाई ये लंबे समय तक रहे तो तख्तियों को जिल्द में सीलकर बांध दिया जाता था। और 19वीं शताब्दी के अंत तक छपाई आ गई। और छपाई के आने के बाद पांडुलिपियों का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। पांडुलिपि बननी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन पांडुलिपियों के प्रयोग की कुछ सीमाएं थी। पांडुलिपियों का प्रयोग करते समय में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता था। उसमें क्या होता था, देखिए, जो पांडुलिपियाँ होती थी वो बड़ी नाजुक होती थी। जरा सा भी अगर उसको ध्यान से नहीं खोला गया, इधर उधर थोड़ा पेज मोड़ दिया तो वो ख़राब हो जाती थी, नष्ट हो सकती थी। पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी हुई होती थी तो उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी। नेक्स्ट समस्या ये भी आती थी कि जो पांडुलिपियाँ थी वो अलग अलग तरीके से लिखी जाती थी। हर व्यक्ति की राइटिंग अलग होती है, राइटिंग वे अलग होता है, तो उसको हर एक व्यक्ति के लिए समझना क्या होता था, बड़ा मुश्किल होता था। तो ये थी पांडुलिपि। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है। और नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2019 की परीक्षा में भी कवर हुआ है। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी क्या है, उसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना हो तो देखिए, मुद्रण जो छपाई है, छापने की जो कला रही, वो प्रथम तकनीकी का आविष्कार चीन, जापान और कोरिया में हुआ था। चीन, जापान, कोरिया में हुआ। और चीन में तो इसका जो आविष्कार था वो 594 ईस्वी से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, लकड़ी के यानी कि ब्लॉक बनाकर उसके ऊपर तख्ती से रगड़कर उसके ऊपर किताबें छापी जाती थी। और उन्हीं कागज़ों को बहुत अच्छा बनाने के लिए छपाई को क्या कर दिया गया, उसमें क्या गुणात्मक सुधार किया गया। और ये कागज़ के केवल एक ही और उस समय छपाई होती थी, दोनों ओर नहीं लिखा जाता था क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आई नहीं थी। शुरू के दशकों में मुद्रित जो किताबें थी सबसे अधिक चीन में ही छपा करती थी। और इसी के कारण चीन में जो भी पहले सिविल परीक्षा सेवा की परीक्षाएं होती थी, उनके लिए किताबों का बाजार क्या होता था, भरा होता था। तो मुद्रण की जो तकनीकी है, उनकी छपाई की, जैसे हम कहते हैं कि तकनीकी है, चीन में गई, जापान में गई, कोरिया में गई, और यहाँ से मार्को पोलो इसको इटली लेके गया, फिर ये यूरोप में फैल गई। तो इसी तरह ये पूरे विश्व में तकनीकी फैल गई। तो देखिए, इसकी शुरुआत में क्या विशेषता रही है मुद्रण की, कि सबसे शुरू में जो किताबें छपती थी वो उसका रंग रूप और जो उसकी सजावट बाहर की होती थी, उसके ऊपर तो क्या होता था, पांडुलिपि यानी कि हस्तलिखित जैसी ही वो दिखाई देती थी, देखने में वैसी ही होती थी क्योंकि ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी। और धातुई अक्षर थे, वो हाथ की बनावट शैली का ये अनुकरण, यानी कि देखने में ऐसा लगता था जैसे कि इनको हाथ से ही लिखा गया है। और उसके दोनों तरफ जो जगह होती थी जिसको हाशिया कहा जाता है, उसके आसपास सजावट के लिए कुछ फूल पत्तियाँ क्या किया जाता था, बनाया जाता था। और जो खाली जगह होती थी उस पर फूल पत्तियों का डिजाइन बना दिया जाता था। कभी कभी कोई चित्र बना दिया जाता था, कभी कभी कोई पेंटिंग कर दी जाती थी। और जो भी खरीदार होते थे वो अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन देखकर उन तस्वीरों को क्या करते थे, ले लेते थे। तो इस तरीके से तकनीकी जो है वो धीरे धीरे क्या हुई, विकसित हुई। अब हम देखते हैं कि
औपनिवेशिक भारत के अंदर, औपनिवेशिक भारत में उपन्यास किस तरह राष्ट्रवादियों के लिए लाभदायक रहा, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। हर विश्व की एक क्रांति को साहित्य प्रभावित करता है, हर एक व्यक्ति को साहित्य प्रभावित करता है। तो हम अब ये देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में जब भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, उस समय ये साहित्य या प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रा हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक रहा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका 19वीं सदी में भारतीय समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। सबसे पहले वैचारिक भिन्नता, यानी कि 19वीं सदी के शुरुआत में धार्मिक क्षेत्रों में भारत में क्या था, बहुत ज़्यादा बहस का बाजार रहा करता था, गर्मा गर्मी रहा करती थी। कहीं पर हिंदू और मुसलमानों का अलग अलग जुलूस निकालना, अपने अपने धर्म को लेकर अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत करना। कुछ तो हमें वर्तमान के रीति रिवाजों की उस समय क्या करते थे, लोग आलोचना करते थे, उनमें सुधार करना चाहते थे। समाज सुधारकों ने अपने अपने तरीके से नए नए विचार दिए। तो ये जितने भी वाद विवाद होते थे ये प्रिंट में आए, सारी पब्लिक ने इनको देखा। उसके बाद जन साधारण ने उसमें विचारों में भाग लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको इस समस्याओं के बारे में क्या हो गया था, पता हो गया था। जिस समाज को नया स्वरूप देने में ये जो प्रिंट मीडिया था, इन्होंने भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देखिए समाज सुधार। अब देखिए 19वीं शताब्दी में भारत में बहुत से समाज सुधारक हुए, क्योंकि भारत में उस समय बहुत सारी समस्याएं थी। हिंदू रूढ़िवादियों की समस्या थी, जिसमें विधवा तहा, एक वैश्वर्यवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग, मूर्ति पूजा वर्ग, इस तरह की बहुत सारी समस्या थी। और बंगाल में जैसे जैसे इसके बारे में, मुद्रण के बारे में बहस चली, तो लगातार लोगों ने पुस्तकों, अखबारों पर जोर दिया। समाज के बीच में अखबारें आए, पुस्तकें आई, तो लोगों ने उसको पढ़ के समझा और उस चीज़ों के बारे में उन्होंने जानना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी को प्रकाशित किया, जिसमें रूढ़िवादियों और उनके विचारों को टक्कर देने के लिए उन्होंने समाचार पत्र चंद्रिका का सहारा लिया। और दो फारसी अखबार जामिए जहांनामा और शमसुल ने उनके विचारों में, अखबारों में 1882 ईस्वी में वो प्रकाशित किए। और 1871 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी में वो जो पुस्तक लिखी, उसमें जाति प्रथा की बुराइयों पर क्या की, बहुत गहरी चोट थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में बुराइयों को ख़त्म करने में और लोगों को एक प्लेटफॉर्म लाने में मुद्रण काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। और लोगों के जो विचार थे उनको भी एक नए तरीके से डिजाइन किया गया। देखिए, छपी हुई जो पुस्तकें थी, अखबार थे, केवल उनका विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता था। उनके अंदर क्या होता है कि लोगों की बहस जो हुआ करती थी उसका आकार भी निश्चित होता था। बहस में विस्तार से जन समुदाय को भाग ले सकते थे, अपने मत पेश कर सकते थे, उस पर बहस कर सकते थे, उस पर विचार कर सकते थे, उसके निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे। तो हम यही कहेंगे कि औपनिवेशिक काल में जब भारत में प्रिंट मीडिया आया, भारत में आया, तो राष्ट्रवादियों को उसमें बहुत लाभ हुआ। लोगों के विचार आपस में मिले, लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ और सब बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में क्या हुई, सहायता मिली। तो इसलिए भारतीयों के लिए उस समय बहुत हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ इसी प्रिंट मीडिया की सहायता से हम लोगों ने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया। अब इसका प्रभाव केवल हम यही नहीं कह सकते कि सिर्फ भारत पर ही पड़ा है, इसका प्रभाव और भी बहुत सारे देशों पर पड़ा है। जहाँ जहाँ क्रांतियाँ हुई है वहाँ पर इनके प्रभाव क्या है, विस्तृत रूप से पड़े। अब हम ये देखते हैं कि मुद्रण संस्कृति का प्रयोग करके औरतों की दशा में क्या सुधार हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि औरतों की सुधार में, स्थिति में सुधारना में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब देखिए, बंगाल की मैं 3 एग्जाम्पल आपको अभी यहाँ पे बताऊँगी कि किन किन औरतों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, सुधार हुआ। तो मुद्रण संस्कृति का प्रयोग करके भारत की महिलाओं की दशा में जो सुधार हुए, उसमें मैं 3 एग्जाम्पल आपके समक्ष पेश करती हूँ। देखिए, 1880 के दशक में महाराष्ट्र की ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालात के बारे में
जोर और जोश के साथ में, बड़े रोष के साथ में क्या किया, विरोध किया। उनकी स्थिति से लोगों को क्या करवाया, अवगत करवाया। क्योंकि उच्च जाति की महिलाओं के साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। पुरुषों को ज़्यादा अधिकार, महिलाओं को कम अधिकार दिया जाता था। नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल और पेश करती हूँ। देखिए, कैलाश बासिनी देवी 1860 ईस्वी में के दशक में महिलाओं के अनुभवों को क्या करती है, अपने लिखती है, उसको लिखना शुरू करती है। और कैसे घरों में बंद रहती है जो औरतें, वो क्या रह जाती है, अनपढ़ रह जाती है, तो उनके बारे में क्या करती है, वो छापती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, बंगाल की रस सुंदरी देवी रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखती है और आगे चल के वो हमारा जीवन नामक अपनी आत्मकथा लिखती है, जिसका प्रकाशन 1876 ईस्वी में क्या होता है। तो इसी में हम बताऊं कि भारतीय जो महिलाएं रही, उनका जीवन इस मुद्रण ने बहुत हद तक क्या कर दिया था, बदल दिया था। और ये बदलना भी ज़रूरी था, क्योंकि महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से क्या होता रहता था, भेदभाव होता रहता था। समाज की जितनी भी समस्याएं थी, उनमें महिलाओं के साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। अब हम देखते हैं कि 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति का जो सुधार था, उनका क्या अर्थ निकला था। अब देखिए, जब जैसे ही 19वीं शताब्दी आई थी, तो उसमें मेन सुधार देखिएगा क्या हुआ था। स्थानीय जो विरोधी आंदोलन थे, संप्रदायों ने प्राचीन धर्म ग्रंथों की जो आपस में आलोचना किया करते थे, नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने के संघर्ष में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाओं और उसमें छोटे छोटे गुटके छापे। गुटके क्या होते थे, जिसको जेब में रखकर छोटी किताबों को पढ़ा जा सकता था। और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायर ने, जिसको बाद में ईवी रामास्वामी को पेरियार के नाम से जाना जाता है, उन्हें जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन से पूरे भारत को पढ़ने को मिला। यानी कि जाति व्यवस्था की जो कमियां थी, जो भेदभाव था, उसके विषय में इन दोनों ने लिखा कि उच्च और निम्न जातियों में क्या क्या भेदभाव होता है। तो इसे हम कहेंगे कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में बहुत ज़्यादा सुधार किया। नेक्स्ट देखिए, निम्न जाति आंदोलन के मराठी नेता ज्योतिबा फूले ने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी, 1871 में। उसने जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लोगों तक बताया, पहुंचाया, जिससे लोगों ने उसको पढ़ा, लोग जागरूक हुए और उसके बारे में समझा कि जातियों में क्या क्या कुछ चलता रहता है, क्या क्या उनमें क्या होता रहता है, भेदभाव होता रहता है। इस तरह की बातें हमें देखने को मिली। और इसी से देखिए, एक टॉपिक आप और देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और औपनिवेशिक सरकार ने भारत के राष्ट्रवादी साहित्य का दमन किस तरह किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। जब भारत में बुराइयों का अंत हो रहा है, भारत में क्रांतिकारी मुद्रण का सहारा लेके आगे बढ़ रही है, अंग्रेजी सरकार का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं, तो अंग्रेजी सरकार उसमें तिल मिला जाती है और वो भारतीय साहित्य को ख़त्म करने की क्या करती है, कोशिश करती है। तो उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी और औपनिवेशिक सरकार ने भारत के राष्ट्रवादी साहित्य को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या कदम उठाया। सबसे पहला कदम ये उठाया कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की स्वतंत्रता को कंट्रोल कर दिया, कानून पास कर दिया और कंपनी ने ब्रिटिश शासन का क्या था, उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित देना शुरू कर दिया। यानी कि ये सर्वोच्च न्यायालय ने, जो कलकत्ता में स्थित सर्वोच्च न्यायालय था, उन्होंने भारतीय साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया और अंग्रेजों को एक तरह से फेस्टिवल मनाने के लिए क्या कर दिया, उसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी। नेक्स्ट, और दबाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया कि देसी जो प्रेस थी, जो भारत की लोकल लोगों के द्वारा छपाई का काम किया जाता था, उनको दबाने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया। और उसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का नतीजा आगे चल के बहुत गहरा लोगों के दिमाग पर पड़ता है। और उन्होंने तीसरा उन्होंने ये किया, कदम उठाया कि औपनिवेशिक जो कुशासन यानी कि बुराई था, बुरा शासन था, उसकी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों और संपादकों को जेल में डाल दिया। अब देखिए, हर तरीके से भारतीय साहित्य चारों तरफ फैल चुका था। क्रांतिकारियों ने अपनी बातों को पहुंचाना, कहाँ पे आंदोलन करना है, किस तरह सरकार का विरोध करना है, तो सरकार को एक भय पैदा हुआ।
1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाई और जितने भी बड़े बड़े समाचार पत्र संपादक थे उनको बंद कर दिया गया और उनके पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरह का काम उन्होंने साहित्य का दमन करने के लिए किया। अब हम आगे देखते हैं कि भारत में दृश्य संस्कृति का विकास किस तरह हुआ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दृश्य संस्कृति है क्या। देखिए, दृश्य संस्कृति में क्या होता है कि चीज़ों को लिखा नहीं जाता, उसको चित्र के माध्यम से समझाया जाता है। तो वो क्या हुआ था, जब 19वीं शताब्दी में अखबार जब निकले और उसी के साथ साथ आखिर तक एक नई किस्म की दृश्य संस्कृति का क्या हुआ था, विकास हुआ था। भारत में एक दृश्य संस्कृति का विकास हुआ। छापेखानों की बढ़ती संख्या के साथ छवियों यानी कि चित्र की कई शक्लें और प्रतियां एक बड़ी सरलता के साथ लोगों को दिखाई जाती थी, उससे समझाया जाता था। और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहे राजा रवि वर्मा, बहुत बड़े चित्रकारों ने इसमें काम किया और बहुत सारी तस्वीरें बनाई। लकड़ी की जो तख्ती पर चित्र उकेरे जाते थे, जिसमें गरीबी दस्तकारों के लेटर प्रेस छापेखानों में करीब कई तरह की चीज़ें उसमें लगाई जाती थी। मुद्रकों के काम उसमें मिलने लगा और जो छपाई करते थे वो मुद्रण संस्कृति में प्रवेश करने लगे, क्योंकि किताबों में कई पेजों पर बीच बीच में चित्र छापे जाते थे। बाजार में उपलब्ध सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों में और दफ्तरों में इन छपी हुई छाया चित्रों को क्या किया करते थे, लगाया करते थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिकता का युग आया, अपनी परंपरा, अपनी धर्म, राजनीति, समाज, संस्कृति, जितने भी लोकप्रिय विषय रहे, विचार रहे, उनको प्रिंट के माध्यम से ना करके उनको चित्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की क्या की जाती थी, कोशिश की जाती थी। तो रवि राजा वर्मा की कलाकृतियाँ 19वीं शताब्दी में क्या थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी। लोगों ने उसको देखकर समाज को समझने की क्या की कोशिश की और आधुनिक युग में तो इनको और भी ज़्यादा क्या दिया जाता, महत्व दिया जाता है, क्योंकि इनको समझा जाता है कि किस तरीके से ये क्या करती है कि लोगों को समझाने की कोशिश करती है। अब हम देखते हैं कि मार्को पोलो कौन था। मार्को पोलो देखिए इटली का एक खोजी यात्री था, पत्रकार कहिए, खोजी यात्री कहिए। वो चीन में आया, चीन में काफ़ी वर्षों के तक रहा और यहाँ से मुद्रण संस्कृति को वो इटली लेकर गया। और जब इटली में ये लेकर गया तो वहाँ से धीरे धीरे पूरे यूरोप के अंदर क्या फैल गई, मुद्रण संस्कृति फैल गई। इस तरह यूरोप में मुद्रण संस्कृति को फैलाने वाला और मुद्रण संस्कृति को लेके जाने वाला था, वो कौन था, मार्को पोलो था। अब हम देखते हैं कि खुशनवीसी किसे कहते हैं। देखिए, खुशनवीसी क्या होता है कि हाथ से सुंदर सुंदर तरीके से जो शब्द लिखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, खुशनवीसी, जिसको इंग्लिश में कैलीग्राफी कहा जाता है। यानी कि अच्छे अच्छे शब्दों की बनावट अच्छी होती है, जिसको साफ साफ छापा जाता है और उसको क्या कहा जाता है, खुशनवीसी कहा जाता है। और इससे भी जो पांडुलिपियाँ होती थी उसमें इसी का प्रयोग किया जाता था। एक शब्द के प्रश्न में आप इसको लिख सकते हैं कि हाथ से सुंदर सुडोल अक्षरों में कलात्मक ढंग से लिखी गई लिखाई को खुशनवीसी कहते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे, जब जापान की हम बात करते हैं तो जापान में देखिए छापेखाने का आगमन हुआ था 1768 से 1770 ईस्वी के आसपास। और छापेखाने की तकनीकी को लेकर जापान से जो चीज़ें आई उसमें डायमंड सूत्र पहली किताब थी जो उसमें क्या की गई थी, छापी गई थी। तो इस तरह हम दुनिया के और भी देशों की यात्रा करते हैं, देखते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से चीन से, जापान से, यहाँ से ये संस्कृति निकली और बहुत जगह तक क्या हो गई थी, ये फैलती हुई चली गई थी। और इससे क्या हुआ था, दुनिया में एक क्रांति का युग भी शुरू हुआ था। अब देखिए गुटेनबर्ग को मैं दोबारा से परिभाषित कर दूं। गुटेनबर्ग जर्मनी का एक निवासी था। गुटेनबर्ग कहाँ था, तो जर्मनी का था। उसने रोमन वर्णमाला के जितने भी 26 अक्षर थे उनको टाइप किया, उनको तैयार किया और 1448 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का क्या किया था, आविष्कार किया था। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक देखिएगा, कितागाओ उतामारो कौन था। ये व्यक्ति भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, कितागाओ उतामारो
1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए थे और जिन्होंने उकियो का मतलब तैरती दुनिया के चित्र नामक एक नई चित्रकला शैली बनाई थी। अहम योगदान दिया उन्होंने, आम शहरी लोगों के जीवन का चित्रण इन्होंने किया था। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखिएगा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये शब्द किसने कहे थे? ये मार्टिन लूथर ने कहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुद्रण संस्कृति को अच्छा मानते थे कि मुद्रण संस्कृति ने लोगों के ऊपर जो प्रतिबंध थे उनके लोगों के बारे में उनको जानकारी मिले। और इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं रिवीजन के तौर पर निरंकुशवाद का क्या अर्थ है। ये 2017 में सेट ए में भी शामिल हुआ था ये पर्सन। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, जितना भी शासन का राजकाज होता है उसमें एक ऐसी व्यवस्था होती है कि एक ही व्यक्ति को संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती है। उसको कानून भी वो खुद बनाता है, उसमें कोई निर्णय भी खुद करता है, आदेश भी खुद ही देता है, और उस पर कोई संवैधानिक पाबंदी उस व्यक्ति पर नहीं होती, ना कोई कानूनी उस पर प्रतिबंध होता है। एक ये पर्सन भी इम्पोर्टेंट है। एक देखिए, चैप बुक क्या है, यानी कि गुटका क्या थी ये और बता दें। प्रिंट मीडिया में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चैप बुक शब्द पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए प्रयोग किया जाता है। छोटी किताबें जो आपको उसको पर्स में रख सकते हैं, आप उसको अपनी जेब में रख सकते हैं, उसको चैप बुक कहा जाता था। दूसरे शब्दों में उसको पॉकेट बुक भी कह दिया जाता है। और आम तौर पर फेरी वाले लोग, रेहड़ी वाले लोग इनको क्या करते हैं, बेचते रहते हैं। 16वीं शताब्दी में मुद्रण क्रांति के समय ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। लोग इनको खरीद के क्या करते थे, बढ़ा करते थे। देखिए, एक व्यक्ति को ध्यान रखना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका नाम बताया है, इसी मुद्रण संस्कृति से जुड़ा है, इरेसम्स। यानी कि देखिए वो क्या लिखते हैं, किताबें भिन भिनाती मक्खियों की तरह है, दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये पहुँच नहीं जाती। ये शब्द कहे थे लातीन के विद्वान थे, कैथोलिक सुधारक इरेसम्स ने कहा था। यानी कि वो प्रिंट मीडिया पर, प्रिंट पर क्या करना चाहते थे, एक तरह से दबाव बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग ज़्यादा किताबें पढ़ें। उनका मानना ये था कि जब लोग ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो वो धर्म को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि ये एक सुधारात्मक तरीके से लोगों को क्या किया जाता है, बताया जाता है। सुधारात्मक तरीके से लोगों को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इस पर उन्होंने अपने तरीके से बताने की कोशिश की। अब हम यही कहेंगे, जो मुद्रण संस्कृति है वो फ्रांसीसी क्रांति को लाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि मुद्रण संस्कृति के द्वारा ही फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चला। तो इस तरह मुद्रण संस्कृति ने छपाई के चलते ज्ञानोदय हुआ और बहुत सारे चिंतक जो थे, फिलोसफर थे, उनका प्रभावों का प्रसार हुआ, लोगों तक वो बातें पहुंची और लेखन के कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास, निरंकुशतावाद की आलोचना की गई। उन्होंने रीति रिवाजों के स्थान पर विवेक के शासन पर क्या देना, लोगों ने क्या कर दिया, बल दे दिया। इसी तरह छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्यों, संस्थाओं, कायदों, काम, जनता के बीच वाद विवाद जो भी हुए थे उनको धीरे धीरे सिलसिले से क्या कर दिया, खत्म कर दिया और नए तरीके से लोगों ने काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। 1780 के दशक में राजशाही और उसकी नैतिकता का लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। क्योंकि साहित्य में ये सारी चीज़ें आती थी कि राज दरबार के लोग किस तरीके से रहते। तो सामाजिक व्यवस्था को लेकर अनेक सवाल खड़े किए, कार्टून बनाए लोगों ने, चित्र बनाए और मुसीबतों में फंसी राजशाही जो भोग विलास में अपना जीवन जीती रहती थी, तो लोगों को उसके बारे में पता चला। तो लोग आंदोलन करने के लिए क्या हो गए, बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या हो गए, तैयार हो गए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस जैसे ही आई, गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया और दुनिया में ये फैली। उससे हर एक देश के, विश्व के हर एक समाज में जो बुराइयां थी उनको ख़त्म करने में क्या मिली, महत्वपूर्ण भूमिका मिली। इसी के साथ इस चैप्टर में इतना ही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।